लर्न टू ट्रेड के वर्जन नंबर 2 के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मेरे साथ है अनुपूर्णा जी। हेलो। Hello, sir. How are you? All good, sir. फैंटास्टिक, वेरी नाइस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वीडियो के अंदर में हमने एक बेसिक आई थिंक ढांचा एस्टैब्लिश किया था। right. आपके कुछ प्रश्न थे तो आपने देखा ही होगा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, दोस्तों लर्न टू ट्रेड आपने नहीं देखा होगा तो वो सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये वीडियो उसके कॉन्वर्जेशन आपको थोड़े से हो सकता है कि लगे कि ये क्या बातें हो रही है, ठीक है, बिकॉज हम लोग वर्जन 2 कर रहे हैं, वर्जन 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरी बात, 2024 में मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन अनुपूर्णा जी ने बोला कि ये क्या बात हो गई कि हर किसी का 1 मिलियन हो जाता है, आपका नहीं हुआ अभी तक। राइट सर। तो मैं अब बोलना चालू कर दिया हूँ कि अगर आप पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं मुझसे तो, और आप बहुत बार देख चुके हैं वीडियोस और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री में है सब्सक्रिप्शन इस चैनल का, कर लीजिए, क्योंकि 2024 में मुझे 1 मिलियन व्यूज़ तक जाना ही है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जाना ही है, ठीक है। तो अनुपूर्णा जी, प्रश्न आपके पास बहुत सारे आए हुए हैं। राइट सर। व्हाट इज द काउंट, कितने हो गए अभी ऑडियंस के प्रश्न? सर रफली अराउंड 800 800 हो गए। Yes, sir. लास्ट टाइम तो आपने 400 बोला था, अभी 800 हो गए। Right. तो कैसे कवर करेंगे इतना? I don't know. या लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सर ये महीने में 2 बार से चलेगा नहीं, महीने में कम से कम 4 बार करिए। तो मैंने कहा देखिए 4 बार तो मुश्किल होगा, तो 3 बार मैनेज करेंगे, बिकॉज समय तो लगता है, ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन आप प्रश्न आने दीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रश्न नहीं पूछेंगे, 800 क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है, कोई बात नहीं है, आने दीजिए आने दीजिए। तो इस लिंक के नीचे फॉर्म है जहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और वैसे एक और काम करते हैं, जस्ट एक रैंडम सोच आई कि जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा, हाँ, उसको हम कुछ गिफ्ट भी भेजेंगे। Definitely, sir. We should, yeah. जो क्वालिटी अच्छा क्वेश्चन आता है तो हमको भी मजा आता है ना उस क्वेश्चंस को सुनने में और उसका आंसर देने में। चलिए अनुपूर्णा जी, चालू करते हैं। Yes, sir. So, sir, पिछले वीडियोस में हमने ब्रेकआउट ट्रेड्स के बारे में काफ़ी डिस्कस की, स्पेशली इन द बुल मार्केट्स, यू नो हाउ दीज ट्रेड्स वर्क, एंड वी कवर्ड सम पार्ट अबाउट द पोजीशन साइजिंग की। आपने बोला कि कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको स्केल अप करना चाहिए rather than booking profits in a hurry. जी जी। Right, sir. So, sir, suppose now if I have 20 stocks, right? So I have an opportunity whether to add a new stock. The breakout is looking very good, or to probably add up to an existing stock, जिसका जो वापस से breakout दे रहे हैं. So in that case, how should I decide which trade should I be taking? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है क्या आंसर होना चाहिए, बट चलिए बैठ के बनाते ही हैं। Right, एक sir. एक्सेल शीट बनाते हैं। Definitely. एकदम रैंडम है, मैंने कुछ सोचा नहीं है दोस्तों, तो आप माइंड मत कीजिएगा कि कुछ गलती मैं कर दूँ तो। जब हम पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं तो इसके साइंस है, ऐसा नहीं है कि ये रैंडम है कि कोई भी कैसे भी पोजीशन साइजिंग कर सकता है। पोजीशन साइजिंग को 2 वर्ड है, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन सबसे पहले जानना जरूरी है कि कितने स्टॉक्स में हमको पोजीशन लेना चाहिए। Right. तो अलग अलग कैपिटल के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कितने स्टॉक में पोजीशन लेनी चाहिए। बाय द वे, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। Of course. हो सकता है कोई लोग बोले कि नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, हो सकता है भैया आप सही हो, बट मैं अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं अपना लर्निंग दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, अगर आपको नहीं जमे तो आप मत लीजिएगा लर्निंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैपिटल के बकेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 5 लाख का कैपिटल, 10 लाख का कैपिटल, Okay. 25 लाख का कैपिटल, 50 लाख का कैपिटल, और 1 करोड़ का कैपिटल, और 5 करोड़ का कैपिटल, Okay. ठीक है। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है और किसी के पास 5 करोड़ का कैपिटल है, तो दोनों इंसान सेम तो नहीं हो सकते ना। नहीं. दोनों का रिस्क कैपिटल अलग होगा, दोनों की एबिलिटी टू टेक बिगर पोजीशन इन वन स्टॉक एंड एबिलिटी टू टेक मेनी पोजीशंस इन मेनी स्टॉक्स, दोनों बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिफाइन कि इतना कैपिटल पे कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिकॉज जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं तो जब तक एब्सोल्यूट टर्म्स में जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा मोमेंटम है उसमें बड़ा कैपिटल ना हो, तब तक तो बड़ा पैसा बनेगा ही नहीं ना। राइट सर। सपोज आपने 5 लाख का कैपिटल से 20,000 25,000 करके 20 स्टॉक में डाल दिया। आप बोल रहे ना आपके पास 20 स्टॉक है, 25,000 करके 20 स्टॉक में डाल दिया,
तो उसमें क्या ही पैसा बन नहीं जाएगा। बन सकता। तो आप बोलेंगे कि सर 5 लाख में तो एब्सोल्यूट में 40-50 हज़ार रुपये आए, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि आपने जो आपका घोड़ा है उस पर अपने जो तेजी वाला घोड़ा है, जो आपका राइड घोड़ा है, उस पर आपने दाव ज़्यादा नहीं लगाया। ठीक है, Right. तो एक डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। इसका कोई साइंस नहीं है, Okay. इट इज़ मोर ऑफ कंफर्ट की बात है। ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो मेरे आधार पे आपके पास 10 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। जो करना है 10 स्टॉक में करो। अगर 50,000 कम से कम एक स्टॉक में डालोगे और वो स्टॉक डबल हो जाता है तो लाख रुपया बनता है। मतलब 50,000 का 50,000 और होता है, मतलब 50,000 रुपया बनता है। करेक्ट। जैसे जैसे आपके पास कैपिटल बढ़ रही है वैसे वैसे आप और स्टॉक ऐड कर सकते हैं बास्केट में। तो अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है तो आप कितना स्टॉक ऐड करना चाहेंगे रुपया जी? 15 थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए, क्योंकि इसके अंदर में आप देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 10, मतलब पर स्टॉक के अंदर में आप 50,000 डाल रहे हैं। Right. अगर मैं 10 लाख है तो 20 स्टॉक डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? 20 कर सकता हूँ? नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं 15 ही ठीक है सर, क्योंकि मतलब छोटा ही कैपिटल है तो 15 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। हाँ। बरोबर है। अगर आपके पास 25 लाख रुपए है तो probably 20 स्टॉक कर ले, 20. कोई दिक्कत नहीं। तो पर स्टॉक में देखिए आप 1,25,000 रुपये में चले गए यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो तब तो 25-30 25 कर लेते हैं। Okay. ठीक है, अपने देखिए इसका कोई साइंस नहीं है, Right. ये कंफर्ट वाली बात है। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर में कोई लिमिट नहीं होता है कि आप 20-25 ही स्टॉक रखें। आइडियली आपको उतना ही रखना चाहिए, बट साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट 25 इज अ गुड फॉर इन्वेस्टिंग, कि आपको जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है वो 25 के बाद नहीं मिलता है। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिमिट रखना पड़ेगा। बट एज ए ह्यूमन हम कितना हैंडल कर सकते हैं? तो 25 स्टॉक, उसके बाद अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपया है तो 30 स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ रुपया है, तो क्या आप 100 स्टॉक देखेंगे? नहीं। ना ना ना, इतना नहीं देखना है। ठीक है, 50 स्टॉक तक रखते हैं, मतलब एक स्टॉक में हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Right. अब जब हम किसी भी स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करते हैं तो उसके 2 साइंस हैं। अगेन देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। ओके, एक साइंस होता है जो बोलता है बॉस मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स गो ऑल इन, Right. जितना 50,000 है वो एक बार में डाल दो। दूसरा साइंस बोलता है रुको, हड़बड़ी क्या है, टेस्ट करते हैं ना, 20% 25% डालते हैं, उसके बाद जब स्केल अप होगा तो स्केल अप करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि मैं 20% का बेंचमार्क कर लिया। अगेन देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। Right. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 20%, दैट मीन्स जब भी मेरे पास कोई भी स्टॉक आया तो मैं 10,000 रुपया उसमें डाला। अगर आपके पास 5 लाख है तो, Okay. अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 13,000 रुपये डालेंगे एंड सो ऑन। Okay. ठीक है, अब अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी डिस्कस करते हैं। 2 तरह के एग्जांपल लेता हूं मैं, एक जो स्टॉक एक्चुअल में बहुत अच्छा वर्क किया और एक जो स्टॉक वर्क नहीं किया। तो आप Right. कहाँ होते हैं? ठीक है, तो क्योंकि अभी पीएसयूज की बात चल रही है, मोदी जी ने कल भी कुछ बोल दिया, तो पीएसयूज में तेजी है, तो पीएसयूज की बात करें। So LIC है? LIC करना आपको? चलिए, LIC तो मैंने नहीं किया था, मैंने GIC किया था, तो मैं आपको वो भी Okay. बता दूंगा। LIC ठीक भी है। डिस्कस कर लेंगे, बट पहले GIC की बात करते हैं। ठीक है। तो ये वीकली और डेली है। टेम्पलेट याद है ना? Yes sir. वीकली से हम देखेंगे कि इसमें करना है कि नहीं, और डेली से मैं देखूंगा कि इसमें क्या करना है। Right. बरोबर? Right sir. जब ये स्टॉक ने यहाँ पर वीकली में स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट उसने यहाँ भी दिया था जब RS पॉजिटिव था यहाँ पे, बट मैंने लेट आइडेंटिफाई किया। Okay. कोई बात नहीं है, ये चीज को माइंड में रखो कि लेट भी आइडेंटिफाई हो रहा, तो आइडेंटिफाई तो हुआ। ऐसे कई स्टॉक आपको अभी मिलेंगे जो लेट आइडेंटिफाइड है, बट यू शुड बी ओके विथ इट, राइट? अच्छा, GIC मैंने क्यों किया? बिकॉज मोदी जी ने बोला PSUs को ले लो, तो मैंने सब PSUs को देखा, मुझे इंश्योरेंस अच्छा लगता है, तो मैंने GIC पे हाथ दे दिया। Okay. तो कुछ हद तक ये क्या इन्हें मीने मैंने मुंह भी होता है कि आपने सही कर लिया तो सही होगा, आप गलत कर गए तो गलत हो गया, उसमें क्या है? Right. आइडिया ये है कि 10 में से 6 में सही होना है, बाकी 4 गलत हो गए तो हो गए, टेंशन कुछ नहीं। तो यहाँ जब इसको मैंने देखा कि ये ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट में, तो सेम प्राइस पे, तो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये डेली चार्ट के अंदर में RS 55 के ऊपर था, बराबर।
अब RSI 50 के ऊपर था, बरोबर है, तो ये एंट्री करने लायक था, एंट्री करने लायक था। Yes. तो मैंने जो भी मेरा एक अलॉटेड कैपिटल पर स्टॉक है, जैसे आपका मान लेता हूँ मैं कि कितना है वैसे, Capital? हाँ मतलब 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, हाँ 10. 10 वाले जोन में, तो आप 66,000 वाला जोन में पर स्टॉक में, तो अभी आप 13,000 रुपये इसके अंदर में डाल देंगे। Okay. ठीक है, 13,000 रुपये डाल के आप देखिए, वेट कर रहे हैं। चलो अब क्या होगा, सपोज ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाता, तो आपका स्टॉप लॉस होता है ये वाला स्विंग जो है, इसका लो 216 का लो होता है आपका स्टॉप लॉस, 213, 214, और यहाँ आपने डाला 240 में, तो इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस 26 रुपये नीचे था। हाँ, तो अगर लॉस होता तो कितने पे लॉस होता? 13,000 पे। करेक्ट। तो 13,000 पे हमारा कुछ रुपए का लॉस हुआ था। एक काम करते हैं, प्राइस भी लिखते चलते हैं। तो आपने एंट्री मारी 238 में, तो 238 में आपने एंट्री मार दी, राइट। आपका स्टॉप लॉस था ये। मैं मान रहा हूँ कि आप प्रीवियस स्विंग लो के स्टॉप लॉस रखते हैं, हाँ, प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस नहीं रखते आप, राइट? जितना मुझे पता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। तो ये आप लो का 214 का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो दिस माइनस 214 मतलब 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, 10%। आपने कितना शेयर खरीदा, जो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय जिस प्राइस पे आपने लिया, मतलब 56 शेयर खरीदा, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय इतना, मतलब घर में लगने को था 1300 रुपये, राइट। विच इज व्हाट परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल, दिस डिवाइडेड बाय ओवरऑल कैपिटल 10 लाख का कितना परसेंटेज है? तो ये है परसेंटेज टर्म्स में ओह सॉरी, 10 लाख को मेरे को इंटू करना पड़ेगा 100,123, सॉरी माय मिस्टेक, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा और इसको मेरे को 0.13% आपने अपना ओवरऑल कैपिटल का एक ट्रेड में 0.13% का आपने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि आपने जो कैपिटल पहला डाला वो कम डाला। अब अगर ये अपने फेवर का हो गया, तब तो अपने को मजा आ गया कि चलो अकड़ में आया है। अभी यहाँ से देखो, हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसका ये मूवमेंट होता है कि थोड़ा ऊपर जाता है, फिर हल्कू सा करेक्ट करता है, हल्कू सा, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करेगा या हल्कू सा करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा हल्कू सा। हमेशा ये हायर हाइज बनाएगा और हायर लोज बनाएगा। yes. तो एक मेरे जैसा ट्रेडर जो कि पोजीशन बिल्ड करने में बिलीव करता है, वो हर ब्रेकआउट पे नया क्वांटिटी ऐड करेगा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने ऐड किया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मैंने ऐड किया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मैंने ऐड किया। तो हर प्राइस पॉइंट पे मैंने क्वांटिटी ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरा जो पूरा पैसा है जो मैं इस स्टॉक में डालना चाहता हूँ, वो पूरा या मोटा मोटी वो इसके अंदर में एग्जॉस्ट हो जाए। So, I got this. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। So, एक प्रोजेक्शंस कि कि ये स्टॉक अगर ये ब्रेकआउट दे रहे तो ये इतना ऊपर तक और जा सकता है? नहीं, ये कोई श्योरिटी नहीं है। आज के रेट में ये GIC जो चला है, राइट, ये ब्रेकआउट के बाद में कितना चला है? 93% चल गया। तो आपको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कितना चलेगा? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का ये खास बात है कि आप ऊपर का घर को ओपन रख लेते हैं, नीचे के घर को क्लोज कर देते हैं कि लगने का इतना ही है, आने में आने दो। हैविंग सेड दैट, एक साइंस जो पार्ट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग है कि मैं इतना अगर लगने को है तो मैं इतना आएगा तो एक बार बुक कर लेता हूँ। ये भी थ्योरी है। तो इसका मतलब हर ट्रेड जो आपने ऐड किया है उसको आप बुक भी करते जा रहे हैं और नया पोजीशन ऊपर में ऐड भी करते जा रहे हैं। तो बुक में 50% करते जा रही हूँ, 50% करके बाकी ट्रेल कर लो, या अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है तो ये स्टॉप लॉस है, इसमें 1:2 आ गया, विच इज बेसिकली ये जो 52-24 रुपए हैं इसका 2 गुना, ठीक है, 48 रुपए। इस प्राइस पे मैं अगर 48 को ऐड कर लेता हूँ, मतलब 286, तो 286 के अंदर में आप एक बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आपने बुक कर लिया सपोज, बरोबर है। फिर भी उसके बाद ये चल रहा है, फिर नया ब्रेकआउट आया तो फिर हम घुस गए। तो दो थ्योरी होती है ना, या तो आप बुक करते करते नया घुसते जा रहे हैं, जब आपने बुक कर दिया तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपके रडार से निकल गया,
तो आप किसी और स्टॉक में चले गए। अगर आप 1:2 का सर्कोस्टेंट काम करना चाह रहे हैं तो वो, अगर आप एक ही स्टॉक में राइड करना चाह रहे हैं तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐड करता जा रहा हूँ, अब बुक मैं एक बार में करूँगा। सही गलत कुछ नहीं है इसके अंदर में, कंफर्ट की बात है। नींद किस में आती है अच्छी? सो मे बी इन अगर मेरे पास 20 स्टॉक है या 20 स्टॉक का में पोजीशन लेने का कैपेसिटी है, देन मे बी आई विल हैव 12 to 15 स्टॉक्स दैट आर कम, मतलब जो जिसमें कम पोजीशन होगा। राइट। वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है? राइट। तो बेसिकली 5-6 स्टॉक होंगे जो नहीं कुछ करेंगे, 5-6 स्टॉक होंगे जिनमें बहुत कुछ हो जाएगा, हाँ। बीच में मीन है, मतलब मैक्सिमम 10-12 स्टॉक जो है वहीं पड़े रहेंगे, या वो नॉमिनल रिटर्न देंगे। बट हमको पता नहीं है ना कौन सा है वो स्टॉक जो एबनॉर्मल रिटर्न देगा। हमारा काम तो है कि अगर पता लग गया ये स्टॉक एबनॉर्मल रिटर्न है तो इसमें हमारा कैपिटल एलोकेशन और बढ़ते रहना चाहिए। ओके। तो एक बार जैसे हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट कर लिया, अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं ना, बिकॉज हमको तो इसमें और कैपिटल डालना है। तो विथ एवरी न्यू ब्रेकआउट आई एम विलिंग टू ऐड मोर कैपिटल, अगर मेरे पास खाली है तो। और अगर कोई स्टॉक है जो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हम उससे निकल के अपना कैपिटल इधर डाल देंगे, बिकॉज अगर मैंने तेजी का घोड़ा पकड़ लिया तो उसको तो पूरा बैकअप करना पड़ेगा कि चल तो भाग मैं हूं तेरे पीछे। तो जब तक हम ये 66,000 को 1 लाख नहीं लेके जाएंगे एक स्टॉक में, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। गॉट इट। समझ गए? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये तो ठीक है, तो लेते जाओ बेचना भी तो पड़ेगा। सो मतलब 1:2 में जो बुक करके आ रहे हैं, that was about to be my, वो अगर आपका स्टाइल है कि मैं 1:2 में बुक करती हूँ, तब तो आप ऐड ही नहीं कर रहे हैं ऊपर में। थोड़ा सा नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 सेटअप है। एक, आप बोले मैं 1:2 में बुक कर रही हूँ, राधा 3 सेटअप है। वन इज मैं 1:2 में बुक कर रही हूँ, स्टॉक में घुसो, 1:2 में बुक करो, निकल जाओ। फिर नया एंट्री इज इक्विवेलेंट टू न्यू स्टॉक। ओके, ठीक है, तो फिर आप राइड ही नहीं कर रहे एक स्टॉक को, आपने अपना डिफाइन कर दिया कि इतना ही रुपया मैं डालूंगी, तो फिर आप पूरा कैपिटल डालोगे ना, पूरा 66,000 ही डालोगे ना, फिर आप 13,000 क्यों डालोगे अगर 1:2 में बुक करना है तो। दूसरा थियरी है कि मैं राइड करना चाहती हूँ, तो 13,000 से चालू किया, फिर एवरी ब्रेकआउट पे ऐड करते जा रहे हो, फिर बुक नहीं कर रहे हो। वहां पे जो मैं करता हूँ, मैं बुक नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो ऐड करने का जोन में हूँ, बुक एक बार में करूंगा। ठीक है। तीसरा मॉडल हो गया कि सर मैं हाइब्रिड करना चाहती हूँ कि मैं 50% बुक कर दूंगी, 50% को राइड करूंगी, वो भी कर सकते हो। उसमें आप चालू कर सकते हो छोटा से, 50% बुक करो, 50 राइड। तो अगर 13,000 तुम डाला है तो आधा मतलब 6,700 आपका राइड हो रहा है, फिर नेक्स्ट एंट्री में बुक किया 6,700 राइड हो रहा है, तो टोटल एलोकेशन ऑफ कैपिटल मे नॉट बी फुल्ली 66,000, हो सकता है कम कैपिटल एलोकेशन हो। ओके। अब आप कौन है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सेकंड कैटेगरी का हूँ कि एक बार घुस गए तो बुक करना लास्ट में, एकदम जब मेरे को मन कर गया कि अब हो गया, अब और नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टॉक में अभी राइड किया हूँ, IOB। ठीक है, अब इसका लॉजिक मत पूछिएगा, ठीक है, खाली मतलब फंडामेंटल कोई लॉजिक नहीं है, इसको चलना था, चला है। अब मैं इसके चलन में पार्टिसिपेट किया हूँ। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये वीकली RS है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, तो एक बार यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ एंट्री, ये तो हुआ वीकली, बट डेली बेसिस पे एंट्री ठीक थी, तो यहाँ घुसे। ठीक है, ओके, घुसे में स्विंग बनाया, फिर नीचे गया, बट हायर हाइज एंड हायर लोज, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ और घुसे। सही क्वेश्चन। सी जब सेल बोला एंड यहाँ पे RS भी जब नेगेटिव, नहीं, मेरा ये 55 नहीं हुआ ना नेगेटिव। सॉरी, हाँ, ओके। मेरा 55 नेगेटिव होगा तब मैं बेचूंगा, 21 नेगेटिव होगा तो मैं नहीं बेचूंगा। ओके, क्योंकि ये सब स्टॉक्स ऐसे ही हैं, ढां, इसमें तो वॉलेटिलिटी रहेगी RS के अंदर भी, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ये सब स्टॉक के अंदर में जब तक 55 नेगेटिव नहीं बोलेगा अपने नहीं बेचेंगे। सो जो मोमेंटम स्टॉक्स होगा वो वॉलेटाइल भी होगा मोस्टली। नेसेसरी मोमेंटम इज नॉट नेसेसरी, दिस इज आल्सो मोमेंटम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सो मे बी करोड़ वैसे ये भी मोमेंटम है, देखिए ना, ये वैसा तो नहीं है डर करेक्ट होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर जाता है। बेसिकली मोमेंटम स्टॉक का ही कैरेक्टर होता है कि नया बेस बनाता है, हमेशा ऊपर गया
करेक्ट हुआ नया बेस, ऊपर गया करेक्ट किया नया बेस। जैसे बीएससी भी नया बेस बना रहा है। नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ मैं। ओके। तो अभी आईओबी ने अति कर दी। अति कैसे कर दी, कैसे डिफाइन करते अति लाइफ में, अति कैसे डिफाइन करते? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, साइंटिफिक आंसर देना। That's true. हाँ, ये मत जवाब देना थे अति तो अति होती है नहीं। यू आर अ स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट, तो अति को डिफाइन किया स्टैटिस्टिक्स ने। So statistically कोई भी स्टॉक का excess would be anything which is above the mean, Very anything nice. above the average. उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स में उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया, एक वर्ड है उसके लिए, Standard deviation. एग्जैक्टली। Right. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है अति, Okay. और स्टैंडर्ड डेविएशन के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफाइन करते हैं कितनी अति हो गई। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन x अति हो गई, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अति हो गई। इसे बोलते हैं 6 सिग्मा इवेंट। Okay. अति का अति हो गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था ये कैसे हो गया। Right. तो अगर आप RSI को प्रॉपर्ली स्टडी करो तो RSI के अंदर में वो कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टॉक का मोमेंटम का अति को कैप्चर कर सकते हैं। Right. सिंपल मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि अगर वीकली और डेली RSI दोनों 90 के ऊपर चला गया मतलब अति हो गया। Okay. 70 के ऊपर RSI इज ओके, गुड, कि 70 के ऊपर RSI है मतलब मोमेंटम है उस स्टॉक के अंदर में, उसको हम क्यों बेचेंगे? वेयर इज द लॉजिक ऑफ RSI? 70 के ऊपर ओवरबॉट, Overbought. 30 के नीचे ओवरसोल्ड। Right. बट जनरल प्रैक्टिशनर क्या बोलते हैं कि 70 के ऊपर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 90 के ऊपर अति हो गया है। Okay. तो इसमें अति हो गई थी कल, तो या तो मैं पूरा बेच दूं या तो मैं आधा में बेच दूं ना, आधा में रखता हूं क्योंकि मेरा आरएस वगैरह तो अभी भी पॉजिटिव अभी है, भी पॉजिटिव है। तो मैंने आईओबी को आधा बेच दिया, अब आधा मेरे पास पड़ा है। Okay. तो पूरा मैंने राइड किया, ये ऐड किया, अब जितना पड़ा है मेरे को नया ऐड करने का मौका ही नहीं दिया ना ये तो जुक। नहीं तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए था, ये ऊपर जाके थोड़ा करेक्ट करता, फिर नया, तो जब नया बनाता इस स्विंग का हाई को तोड़ता तो मैं लेता। तो सर और स्टॉक ये सकते हैं। जब पोजीशन पे आया था, वो जो एकदम टॉप बनाया हुआ है, तो उस अच्छा ओके, टॉप में कभी नहीं एग्जिट कर पाएंगे, टॉप में नहीं एग्जिट कर पाएंगे क्योंकि हम ऑपरेटर थे ना, हमको तो ही ना पता है टॉप बन ये टॉप है। टॉप कैसे पता लगता है? अभिजीत दास के साथ में मैंने एक ELM लाइव किया था, वो वीडियो लोगों ने देखा होगा, तो बहुत अच्छा वीडियो था। अभिजीत ने बोला कि टॉप कैसे बनता है, टॉप बनता है जब उसके बाद वाला 2 कैंडल लोअर हाइज बनाते हैं, राइट, तभी तो पता लगा टॉप बन गया। टॉप बन रहा है। राइट। माउंट एवरेस्ट टॉप है, टॉप में है, वो कैसे पता लगा? जब बाकी जब जो क्लिफ है वो उतने ऊंचे नहीं है जितना माउंट एवरेस्ट है, तभी तो हम बोल रहे हैं, रिलेटिव है ना ये तो जब ये स्टॉक ने आज सुबह एक ऐसा मूवमेंट दिया जो मुझे लगा कि अब कल का जो हाई है वो टॉप बन गया, तो मैंने आज इसका 50% स्क्वायर अप कर दिया। आप कभी भी टॉप में नहीं बेच सकते हैं, न कभी आप बॉटम में ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अति का मतलब समझ में आ गया। अब कब स्क्वायर अप करेंगे पता लग गया। हाँ। अभी भी लेकिन 50% मेरे पास है कि आई एम नॉट इन अ हरी टू स्क्वायर अप। ओके, अब इसको स्क्वायर अप 2 तरीके से की जा सकती है, या तो जिस टाइम फ्रेम पे आपने लिया था उस टाइम फ्रेम को नेगेटिव पूरा होने दीजिए, हो सकता है जो पूरा जितना कमाई था वो पूरा निकल जाए, निकल जाए। क्या लेके आए थे कि क्या लेके जाएंगे जब ये माइंडसेट होती है ना कि निकल गया, हाँ। एक में निकल गया, दूसरा में हो सकता है आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है सर, बिकॉज अभी PSUs के का रैली चल रहा है, यू नो इट्स बीन प्रमोटेड ऑल अक्रॉस, so in my portfolio should I just have PSUs? Because if I just have PSUs that also creates a fear कि what if PSUs just इट्स अ reverse वेरी the गुड next क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। मेरे को कल ही एक स्टॉकेज क्लब मेंबर ने फ़ोन करके यही प्रश्न पूछा था, तो मैंने जवाब दिया। आपके पोर्टफोलियो के अंदर में जो एलोकेशन है, जैसे आप 10 लाख के अंदर में 15 स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, Yeah. तो वो 15 स्टॉक शुड बी प्रॉपरली बकेटेड डिपेंडिंग अपॉन द थीम स्लैश सेक्टर। Okay. जैसे PSU एक थीम है, एक थीम में आप पूरा पोर्टफोलियो को एक थीम पे नहीं डाल सकते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो में 3 थीम होना चाहिए, एंड 1 थीम इज प्रॉब्ली इक्विवेलेंट टू ईदर 1 सेक्टर और मल्टीपल सेक्टर्स। जैसे PSU थीम है, उसमें तो मल्टीपल सेक्टर्स है ना, Right. उसमें बैंक भी है, पावर भी है, सब कुछ है। तो मैं कैसे देखता हूँ कि PSU थीम के अंदर में मेरा
33% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ओके और उसके अंदर में मेरे कितने स्टॉक्स होना चाहिए, किस किस सेक्टर से होना चाहिए। एक सेक्टर में मेरा 25% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एक स्टॉक में मेरा 15% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो 35, 25, 15, इसको याद रखो। थीम में 35%, राइट सेक्टर में 25%, स्टॉक में 15%। ये मैंने डिफाइन किया है। अगेन बोलो, सही गलत कुछ नहीं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक स्टॉक में 70% एक्सपोजर लेके बैठे, रिस्क रिवॉर्ड उनको वही पसंद है। high दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर्स। हम लोग थोड़े से डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि एक स्टॉक में अगर कुछ भी गलत हो जाए कोई भी रीजन से, तो हमारा जो इतना साल का मेहनत है वो समाप्त ना हो। Okay, got Yeah. it, sir. So I'll take few questions from the form that we've got. या अरे एक मिनट, आप क्वेश्चन पूछने के पहले मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो आप कमेंट में लिखिएगा कि यस वी आर लाइकिंग इट। तो क्या आपके कमेंट मिलते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम करें ये काम। तो सिंपल सा बात करना है, यस लाइकिंग इट, यस लाइकिंग इट। बाकी लाइक तो आप कर ही रहे हैं, कमेंट में भी लीजिएगा। जितने लोग कमेंट करेंगे उतना यूट्यूब को पता लगेगा कि वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं, उतना वो ये वीडियो को और लोगों को बताएगा। आपको पता है यूट्यूब कैसे वर्क करता है? मैं समझाता हूँ। यूट्यूब के अंदर में सारी बात राज खोल दें। Yes, हाँ, sir. सारे यूट्यूबर्स का Definitely. पूरा मैं आज खोल दूंगा कि वो लोग क्या करते हैं। और मैंने कभी नहीं किया ये सब काम, बट मुझे लगा कि आज मैं करता हूँ। पहला, बार बार आपको सब्सक्राइब करने इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने सब्सक्राइबर हों, यूट्यूब का एल्गोरिदम अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो वो ज़्यादा प्रमोट करता है वीडियो को। दूसरा, बार बार लाइक करने हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने लोग लाइक करेंगे यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको भी वेटेज देता है कि अगर ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। बार बार कमेंट पास करने हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज कमेंट जितना करेंगे उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम को पता लगता है कि उतना हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, एंड इत्यादि इत्यादि। और एक और, लोग बोलते हैं ना थंबनेल में उल्टा पुल्टा फोटो क्यों डालते हो, उसका भी जवाब है। उल्टा पुल्टा एक्सप्रेशंस रहेगा तो आपका एक्साइटमेंट होगा तो आप देखेंगे। जितना आप देखेंगे उतना, क्या बोलते हैं उसको, CTR, क्लिक थ्रू रेशियो। Yeah. जितना अच्छा आप क्लिक करेंगे उतना यूट्यूब को पता लगेगा कि अरे वाह इस वीडियो को तो क्लिक किया जा रहा है। इसीलिए ये सब जो कहानियाँ हैं ये हम लोग पहले करते नहीं थे, बट अभी समझ में आ गया कि ये सब बिना किए आप लोग हमको 1 मिलियन तक पहुंचाएंगे नहीं। तो मैंने भी चालू कर दिया, ठीक है, बट मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं प्ले कर देता हूँ, Of course, sir. ठीक है। लेकिन 1 मिलियन 2024 ये आपको मेरे को हेल्प करना होगा और ये वीडियो शेयर करना होगा और लोगों को बोलना पड़ेगा कि इस आदमी को फॉलो करो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो जेन्युइनली यूट्यूब में लगे हुए हैं, सही काम कर रहे हैं। Sir, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. This is from Dipesh Rai from Gurgaon. अच्छा जी। So उनका क्वेश्चन रिगार्डिंग पोजीशन साइजिंग इज कि हाउ टू इंक्रीज एंड रिड्यूस पोजीशन साइजिंग. सो इंक्रीजिंग का तो हमने बात कर लिया कि हाउ डू वी कीप इंक्रीजिंग, बट मेनली वांट टू नो कि जो एग्जिट है उसको भी हम लोग क्या धीरे धीरे करके निकाले कि जैसे आपने बोला कि एक बार में निकाल लो. ये हमारे जीवन में कॉन्सेप्ट है ना, टॉलरेंस, राइट. कि हमारा कितना टॉलरेंस लेवल है वो तो हम ही जानते हैं। उसको ही तो स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। आपका टॉलरेंस लेवल जो है उसके आधार पे आप बुक करते रहिए। 1 सिग्मा में आप आधा बुक कर लीजिए, 1/3 बुक कर लीजिए, 2 सिग्मा में 1/3 कर लीजिए, 3 सिग्मा में 1/3 कर लीजिए। कई तरह के टूल्स हैं जो ये आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, रादर देन मेकिंग इट वेरी सब्जेक्टिव कि भाव देख के आप डिसाइड करें कि अब निकल जाना चाहिए। यू कैन यूज टूल्स लाइक RSI, बोलिंजर बैंक, यू कैन यूज ATR बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, वो आपको बताता है कि ये कितना दूर चला गया, रेंज, एवरेज टू रेंज, ये कितना दूर चला गया। सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड के अंदर में भी मैं पैरामीटर्स के साथ खेल सकता हूँ। ये 10 3 है ना, इसको मैं कम कर सकता हूँ। 10 का मतलब क्या हुआ, ATR 10 और 3 मतलब हो गया सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसको मैं कम कर सकता हूँ। ATR पीरियड को मैंने कम कर दिया, ओके, कि इसे मैं 5 ही दिन का, पिछले 5 दिन का एवरेज स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, हाई लो का, और ATR मल्टीप्लायर 3 है। तो जितना मैं पास आऊँगा उतना वो मेरे को जल्दी रिएक्शन देगा। तो ATR 2 कर दिया मैंने, 5 दिन का कर लिया, तो ये 22 सेल मेरे को जल्दी देगा। तो पैरामीटर्स चेंज करके आप इसको अपना डिसीजन मेकिंग को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। आइडिया इज टू ऑब्जेक्टिफाई योर डिसीजन मेकिंग, डू नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, नहीं तो गॉट इट सर.
So another question was how to average stock price which going up after we purchase or how to accumulate. Yeah, this we've ब्रेकआउट में covered. ऐड कर लो Okay. या कुछ लोगों को रिट्रेसमेंट अच्छा लगता है तो जब ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो नीचे ऐड कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे से वो कब घूमेगा ये पता करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा वॉल्यूम को स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम काफ़ी चीज़ें बता देता है कि अब जो नीचे में लिया था वो अभी वापस से एक और लेवल पे लेने आ गया है या वो एग्जिट करने आ गया है। बट आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर, सो आई लव ब्रेकआउट्स, इसलिए तेजी का मार्केट में हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, मंदी के मार्केट में हम लोग वो एक जानवर है ना जो जमीन के अंदर चला जाता है, जब उसको डर उसको दिखने लग जाता है कोई डेंजर। कौन है वो? खरगोश है क्या जो अपने मुंह को जमीन के अंदर में गाड़ जाता है? तो हम वो खरगोश टाइप के लोग हैं। So one last question we'll take. This is from Mani Mohan Pal from Havra. So his question is कि when I'm adding up my stocks at a breakout, should I double it up? Should I triple it up? Should I 4x, 5x? देखिए टॉलरेंस वाली बात है। मैं तो मेरा तो एलोकेशन है कि मेरे को से अपना पैसा का इसी का एग्जांपल लेते हैं, से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ से 5 करोड़, ठीक है? Right. तो ये 10 लाख रुपए मेरे को डालने हैं, ठीक है? हर स्टॉक में तो मैं 2 लाख से चालू किया, लेकिन मुझे तो 10 लाख तुरंत डालना है, जितना जल्दी हो सके डालना है। तो मैं डेवलप कर लेता हूँ कि नेक्स्ट ब्रेकआउट पे मैं 4 लाख कर लेता हूँ, तो 2 लाख प्लस 4 6 में चला गया। उसके बाद वाला ब्रेकआउट में 4 और डाल देता हूँ। Okay. ये पूरा इंडिविजुअल टॉलरेंस का खेला है, इसका कोई सही गलत जवाब नहीं है। और मैं तो एकदम भी नहीं बोलता हूँ कि मैं जो करता हूँ वही सही है। मैं तो बोलता हूँ इससे सीख लो और फिर अपना फ्रेमवर्क बना लो कि मुझे ये सूट करता है, बिकॉज फाइनली रात को नींद आनी चाहिए। Right, sir. नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। Right, sir. So I think we've covered most of the questions. ठीक है, Yes, तो sir. पोजीशन साइजिंग पे Yes. मोटा मोटी चलिए, गुड। तो दोस्तों यही स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग कंटिन्यू अनुपुना जी के साथ कि एक एक टॉपिक पकड़ेंगे जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था बुल मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट Right, करते हैं, इस बार किया पोजीशन साइजिंग और सो ऑन करते रहेंगे। तो प्रेफरेबली आप जब क्वेश्चन भेजे ना तो एक टॉपिक नाम लिख दीजिए, टॉपिक और फिर कोलन डाल के क्वेश्चन भेजिए, इससे कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा फिल्टर करना। नहीं तो इनको पूरा पढ़ के अपने हिसाब से कैटेगराइज करना पड़ता है, वो भी ठीक है, आप कर ही रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है? आई होप यू आर लाइकिंग दिस, और पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ में। लर्न टू ट्रेड सीरीज शेयर कीजिए, उसका लिंक दे दूंगा नीचे। इंडिया में फैला दीजिए, इसको ले चलिए, बिकॉज हर एक इंडियन हाउस होल्ड में वो लेडी है, वो गर्ल है, वो इंसान है, वो रिटायर्ड पर्सन है जो डिज़र्व करता है शेयर मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ तक इस लर्न टू ट्रेड को लेके जाएं। ऑलराइट, थैंक यू अनुपुना जी, Thank you, sir. थैंक यू, और मिलते हैं। जय हिंद।